हेलो गाइस, मैं हूं अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर हमारा लेक्चर नंबर 11। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हमारे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को। जिसने भी लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एक्सटर्नल ट्रेड। अगर हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो हमें कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बार हम यहां पर कोई प्रोसीजर को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को। कितने तरह के रिटेलर्स रहते हैं? दो तरह के। कौन से? इटिनरेंट रिटेलर्स एंड नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स। इटिनरेंट रिटेलर्स कौन से रिटेलर्स है? जिनके पास बिजनेस करने के लिए कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है ना, जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है जहां पर ये लोग अपने गुड्स को बेच पाए। इन्हें क्या कहते हैं? इटिनरेंट रिटेलर्स या नॉन फिक्स शॉप रिटेलर्स या मूविंग रिटेलर्स, है ना। इनमें कौन से रिटेलर्स आते हैं? सबसे पहला है हॉकर्स। ये लोग अपने गुड्स को किस में कैरी करते हैं? हैंड कार्ट में कैरी करते हैं। फिर आते हैं पेडलर्स। ये लोग अपने गुड्स को किस में कैरी करते हैं? एक बड़े से बैग या एक बड़े से बास्केट में कैरी करते हैं। फिर आते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। ये रिटेलर्स हमें कहां दिखाई देते हैं? रोड साइड्स में बैठे दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन ये लोग कौन से प्लेस को प्रीफर करते हैं सबसे ज्यादा? जो क्राउडेड एरिया है। लेकिन ये लोग क्या अपने बिजनेस की प्लेस फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं क्या? नहीं, ये लोग अपने बिजनेस की प्लेस फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। फिर आते चिप जैक्स। ये कौन से रिटेलर्स है? ये ऐसे रिटेलर्स है जो चिप क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन ये लोग अपने बिजनेस की प्लेस फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। जहां पर इन्हें कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना, वहां ये लोग ज्यादा समय के लिए रहते हैं। लेकिन जहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो लोग वहां से अपने प्लेस को शिफ्ट कर लेते हैं, कहीं और जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये लोग ऐसे रिटेलर्स है जो अपनी प्लेस को क्या करते हैं? फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। फिर आते हैं मार्केट ट्रेडर्स। ये कैसे रिटेलर्स है? ये हमें कहां दिखाई देते हैं? ये हमें दिखाई देते हैं वीकली मार्केट्स में, है ना। तो ये सारे ऐसे रिटेलर्स है जिनके पास बिजनेस करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए, है ना। इन्हें क्या और क्या कहा जाता है? नॉन फिक्स शॉप रिटेलर्स या मूविंग रिटेलर्स। आई बात समझ में? फिर आते हैं नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स। ये ऐसे रिटेलर्स है जिनके पास बिजनेस करने के लिए फिक्स्ड प्लेस है जहां पर ये लोग अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। इन्हीं और क्या कहते हैं? फिक्स शॉप रिटेलर्स। इनमें भी दो तरह के रिटेलर्स आते हैं। कुछ लोग ऐसे जो स्मॉल स्केल पर काम करते हैं एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो लार्ज स्केल पर काम करते हैं। जो लोग स्मॉल स्केल पर काम करते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। जो लोग लार्ज स्केल पर काम करते हैं उन्हें कहते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। स्मॉल स्केल में कौन से आते हैं? जनरल स्टोर्स, है ना। फिर आते हैं सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स। ये ऐसी शॉप्स है जो सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, है ना। एंड जनरल स्टोर से आपको वैरायटी के गुड्स मिल जाते हैं, आपको डेली यूज के गुड्स मिल जाते हैं जनरल स्टोर से। फिर आते हैं ऑथोराइज्ड डीलर्स। ये कौन से रिटेलर्स है? ये ऐसे रिटेलर्स है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के गुड्स बेचते हैं, है ना। सिर्फ एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की डीलरशिप लेते हैं, जो सिर्फ वही मैन्युफैक्चरर के गुड्स बेचेंगे और उसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरर के गुड्स ये लोग बेच नहीं सकते। इन्हें कहते हैं ऑथोराइज्ड डीलर्स। फिर है स्पेशलिटी शॉप्स। ये ऐसी शॉप्स है जो सिर्फ एक ही लाइन के गुड्स में डील करते हैं। जैसे अगर कोई मेडिकल शॉप्स है, वो लोग सिर्फ क्या बेचते हैं? सिर्फ मेडिसिन बेचते हैं, है ना। अगर कोई स्पोर्ट्स की शॉप है तो वो लोग सिर्फ क्या बेचते हैं? सिर्फ स्पोर्ट्स मटेरियल बेचते हैं। तो ये सारे ऐसे रिटेलर्स है जो लोग स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं लेकिन इनके पास फिक्स्ड प्लेस है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। इसे इन्हें क्या कहा जाता है? स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, है ना। फिर आते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। हमने सबसे पहला देखा था डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? एक ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पर डिफरेंट सेक्शंस है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, डिफरेंट शॉप्स है, जहां से आपको वाइड वैरायटी के गुड्स मिल सकते हैं एक ही रूफ के अंदर, है ना। तो ये ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर्स है जहां पर आपको सारी तरह की दुकानें मिल जाएगी, सारी तरह की शॉप्स मिल जाएगी, आपको वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे एक ही रूफ के अंदर। इन्हें कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। इनके हमने कुछ फीचर्स देखे थे। कौन सा? पहले शॉपिंग कन्वीनियंस। कस्टमर्स के लिए बहुत
बेहतरीन जगह है जहां पर कस्टमर्स को वाइड वैरायटी के गुड्स मिल जाते हैं एक ही जगह से। फिर है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, यहां पर मैनेजमेंट कौन से लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है। फिर है वाइड वैरायटी के गुड्स अवेलेबल रहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। फिर है स्पेशलाइजेशंस, है ना, एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी सेक्शंस है, हर एक लोग अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अपने गुड्स को क्या करते हैं, बेचते हैं। फिर है सेंट्रल लोकेशन, डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहां लोकेटेड रहते हैं, सिटीज के सेंट्रल लोकेशन में। फिर है ह्यूज कैपिटल, अगर जिन्हें भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स ओपन करना है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिकॉज ये कौन से रिटेलर्स है, ये लोग ऐसे रिटेलर्स है जो लोग लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहां पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर है नो क्रेडिट फैसिलिटीज, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स किस पे काम करते हैं, नो क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब उधारी पर माल चाहिए नहीं मिलेगा। सिर्फ किस पर काम करते हैं, कैश बेसिस पर ही काम करते हैं, बिकॉज इन्हें कोई डर नहीं चाहिए कि हमारे कोई बैड डेट्स हो जाए, है ना, कोई हमारा पैसा डुबा जाए, इसलिए ये लोग किस पर काम करते हैं, सिर्फ कैश बेसिस पर काम करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज अलाउ नहीं करते। फिर है सुपरमार्केट शॉप्स, ये कैसे शॉप्स है जहां पर आपको सारे तरह के गुड्स अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। एग्जांपल बिग बाजार, डी मार्ट, ये क्या सारे सुपरमार्केट्स है जहां पर आपको वाइड वैरायटी के गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ लार्ज स्टोर सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स particularly foods and small articles of household requirements, है ना, ये बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं, लार्ज लेवल पर काम करते हैं, यहां पर आपको वाइड वैरायटी की गुड्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इसके कौन से फीचर्स है, पहला है लोकेशन, ये सुपरमार्केट्स कहां लोकेटेड रहते हैं, सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी, है ना, सिटीज के सेंट्रल लोकेशन में लोकेटेड रहते हैं। फिर ये कौन से टाइप्स के गुड्स बेचते हैं, ये वाइड वैरायटी के गुड्स बेचते हैं, है ना, जो ऐसे गुड्स भी वो लोग बेचते हैं जो स्मॉल रिटेलर्स के पास नहीं है ना, जो लोग स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स है ना, उनके पास भी जो गुड्स अवेलेबल नहीं रहते वो हमें सुपरमार्केट से मिल जाते हैं। फिर रहते हैं सेल्फ सर्विसेज, सुपरमार्केट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। फिर है रीजनेबल प्राइसेस, सुपरमार्केट्स में हमें रीजनेबल प्राइस पर हमें क्या मिलते हैं, गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। फिर है कैपिटल, लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अगर हमें सुपरमार्केट्स ओपन करना है, बिकॉज ये कौन से रिटेलर्स है, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स है। ये लोग भी किस पर काम करते हैं, सिर्फ कैश बेसिस पर काम करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज हमें कोई अलाउ नहीं रहती, है ना। एंड सुपरमार्केट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। हमें खुद ने क्या करना है, ट्रॉली उठाना है, अगर हमें गुड्स को खरीदना है हमें खुद ही सिलेक्ट करना है गुड्स को, है ना, खुद ही हमारे ट्रॉली में रखना है, हमें खुद को जाना है बिल बनाने के लिए, फिर हमें क्या मिलती है, गुड्स की डिलीवरी मिलती है, ठीक है। फिर है अट्रैक्टिव पैकिंग, सुपरमार्केट्स में जो भी गुड्स रहते हैं ना उनकी बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग रहती है, बहुत ज्यादा लाजवाब, जो हमें गुड्स भी नहीं पसंद था वो भी हमें लेने की इच्छा हो जाती है, अट्रैक्टिव पैकिंग रहती है। फिर है इंपल्सिव बाइंग्स, अगर कोई कंज्यूमर्स को कोई गुड्स भी नहीं खरीदना ना तो भी वो सुपरमार्केट में जाकर गुड्स खरीदता है, अगर उसकी इच्छा भी नहीं है ना तो भी वो गुड्स को खरीदेगा, बिकॉज क्या है, अट्रैक्टिव पैकिंग रहती है ना, सेल्स लगे रहते हैं। तो ये क्या है, सुपरमार्केट से जो किस पर ऑपरेट करते हैं, सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। आई बात समझ में, तो कोई भी कस्टमर जाएगा वहां पर उसे क्या करना है, सेल्फ सर्विस से ही सब कुछ करना है। आई बात समझ में, तो ये कौन से सुपरमार्केट्स है। फिर है चेन स्टोर्स, चेन स्टोर्स कौन से स्टोर्स रहते हैं, है ना, जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस रहती है, डिफरेंट सिटीज में, है ना, डिफरेंट कंट्रीज में इनकी क्या रहती है, डिफरेंट ब्रांचेस रहती है। ये डिफरेंट ब्रांचेस को कौन ऑपरेट करता है, कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है, सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल हेड ऑफिस। आई बात समझ में। इसके एग्जांपल्स कौन से है, बाटा स्टोर्स, है ना, रेमंड स्टोर्स, ये सारे। इसके भी हमने कुछ फीचर्स देखे थे, क्या, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस, यहां पर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रहते हैं, लेकिन इनके जो प्राइसेस रहते हैं वो थोड़े से लो रहते हैं,
लेकिन इनके प्राइस यूनिफॉर्म रहते हैं। आप कोई भी ब्रांचेस में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको सब जगह यूनिफॉर्म प्राइसेस दिखेंगे। फिर एक है यूनिफॉर्मिटी, मतलब क्या, इंटीरियर से प्रोडक्ट्स तक सब कुछ सेम रहता है ये स्टोर्स का, सब कुछ सेम। आप कोई भी स्टोर्स में चले जाओ, कोई भी सिटीज के कोई भी लोकेलिटीज में आप कोई भी स्टोर में चले जाओ, आपको सब जगह सेम ही दिखेगा। हर एक ब्रांचेस एक समान ही दिखे रहती है। आई बात समझ में। फिर है लार्ज इन्वेस्टमेंट, अगर हमें चेन स्टोर्स भी ओपन करना है तो भी हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ये लोग लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स ही रखते हैं, जो जिसमें ये लोग डील करते हैं, बस वही टाइप्स के गुड्स रखते हैं, है ना। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, ये लोग क्या करते हैं, अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस। आप कहीं पर भी कोई भी ब्रांच में चले जाओ, आपको सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में मिल जाएगा। फिर ये लोग किस पर काम करते हैं, कैश बेसिस पर ही काम करते हैं, कोई क्रेडिट फैसिलिटीज अलाउ नहीं करता, है ना। क्यों? क्योंकि उनके कोई बैड डेट्स ना हो जाए, कोई पैसा ना डूबा जाए, इसलिए। फिर है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये लोग जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रहते हैं, है ना। आई बात समझ में। तो ये कौन से है, ये चेन स्टोर्स, जिसे कौन ओन करता है, कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है, सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या एक हेड ऑफिस, है ना, जिनकी क्या रहती है, डिफरेंट ब्रांचेस रहती है अलग लोकेलिटीज के सिटीज में। आई बात समझ में। फिर एक है वन प्राइस शॉप, ये ऐसी शॉप है जहां पर प्रोडक्ट्स के फिक्स्ड प्राइस रहते हैं, जहां पर कोई कस्टमर्स बार्गेनिंग नहीं कर सकता ये प्रोडक्ट के प्राइस से रिलेटेड, है ना। कोई भी कस्टमर्स यहां पर बार्गेनिंग नहीं कर सकता, यहां पर आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सारे फिक्स्ड प्राइस के रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वन प्राइस शॉप। इनके भी कुछ फीचर्स है, कौन से, यूनिफॉर्म प्राइस, है ना, चाहे बड़ा प्रोडक्ट रहे या छोटा प्रोडक्ट रहे, सबके प्राइस क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, सेम रहते हैं, कस्टमर्स बार्गेनिंग नहीं कर सकते। फिर एक है लो प्राइसेस, इनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं इनके प्राइसेस लो रहते हैं, बिकॉज ये लोग सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जो स्मॉल साइज के प्रोडक्ट्स रहते हैं, लेकिन ये लोग वाइड वैरायटी के गुड्स भी रखते हैं। फिर है लोकेशन, ये लोकेशंस कहां पर है, जहां पर सिटीज के बिजी एरियाज में, है ना, जो भी सिटीज के बिजी एरियाज है वहां पर ये क्या रहते हैं, लोकेटेड रहते हैं। ये लोग भी कैसे काम करते हैं, कैश सेल्स पर काम करते हैं, कोई क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ नहीं करता। फिर लास्ट है लेस कैपिटल, अगर आप बिजनेस चालू करना, अगर आपको वन प्राइस शॉप चालू करना है तो आपको थोड़ा सा कम कैपिटल लगेगा स्मॉल रिटेलर्स से ज्यादा, है ना। अगर हमें फिक्स शॉप रिटेलर्स चालू करना है तो हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, लेकिन अगर हमें वन प्राइस शॉप चालू करना है तो हमें थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स से ज्यादा लगेगा। आई बात समझ में। फिर है क्या, मॉल, ये लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स है, यहां पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, गुड्स से लेकर सर्विसेज तक सब कुछ, जहां पर आपको शॉप्स दिख जाएंगे, है ना, जहां पर आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, फूड जोन्स मिलेगा, गेम जोन्स मिलेगा, सिनेमा मिलेगा, सब कुछ, इच एंड एवरीथिंग, इसे क्या कहते हैं, मॉल्स कहते हैं। आई बात समझ में। स्टार्ट कर हमारा आज का टॉपिक जो है इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, अगर हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो हमें कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द कंट्री कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। आई बात समझ में। इन एंशिएंट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड वाज कंडक्टेड फॉर वेरियस क्वालिटीज प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क, हैंडलूम्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स एक्सेट्रा। When the trade activities are conducted between two or more countries, it is called as international trade. जहां पर हम ट्रेड दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। The political relations between two countries also influence the trade between them. International trade procedure is always complex, difficult and lengthy. हम जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसकी जो प्रोसीजर है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी है ना।
Various factors like government policies, economic, international market, international laws, currencies influence the trade activities. इंटरनेशनल ट्रेड करना इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड की प्रोसीजर इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी लेंथी है, इतनी डिफिकल्ट है? बिकॉज वहां पर हमें सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है ना, हमारी खुद की डोमेस्टिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, हमें सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि इंटरनेशनल कौन से लॉज है, हमें सारे लॉज को फॉलो करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है ना। Most economists globally agree that international trade helps to boost the nation's wealth. बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करती है ना। The consumers get variety of goods and services due to international trade. इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमारे कंज्यूमर्स को वाइड वैरायटी के गुड्स अवेलेबल रहते हैं। आई बात समझ में? अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो हमें प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये प्रोसीजर्स बहुत लेंथी रहती है, बहुत डिफिकल्ट रहती है, बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है, बिकॉज हमें सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज का ध्यान रखना पड़ता है, हमें इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करने की प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेंथी है एंड डिफिकल्ट है ना। अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। कौन सा? या तो एक्सपोर्ट करो या तो इंपोर्ट करो। एक्सपोर्ट का क्या मतलब रहता है? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम खुद बनाते हैं, हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हम ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे? दूसरी कंट्रीज में बेचेंगे। इसी क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी खुद की कंट्री में बनाए जाते हैं, ये गुड्स को हम क्या कर रहे हैं? दूसरी कंट्रीज में बेच रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है। अगर हमें एक्सपोर्ट ट्रेड करना है तो हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसीजर कितने स्टेजेस में? 4 स्टेजेस में। कौन से स्टेजेस है? पहला है प्रिलिमिनरी स्टेज, फिर सेकेंड है प्री शिपमेंट स्टेज, थर्ड है शिपमेंट स्टेज एंड फोर्थ है पोस्ट शिपमेंट स्टेज, है ना। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो उसकी प्रोसीजर कितने स्टेजेस में? 4 स्टेजेस में। कौन सी? प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज। सबसे प्राइमरी स्टेज कौन सी है? अगर हमें हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट करना है, अगर हमारे गुड्स को हमें दूसरी कंट्रीज में बेचना है, तो हमें कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहली है प्राइमरी स्टेज, प्रिलिमिनरी स्टेज। क्या? सबसे पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कुछ अथॉरिटीज के साथ। जो इंसान को ट्रेड करना है वो इंसान ने क्या करना पड़ेगा? कुछ अथॉरिटीज के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहला कौन सा पॉइंट है प्रिलिमिनरी स्टेज का? रजिस्ट्रेशन। द एक्सपोर्टर हैज टू गेट रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विद द वेरियस अथॉरिटीज एज फॉलोज। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, गुड्स का एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंट्रीज के साथ, अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने आप को कुछ अथॉरिटीज के साथ। कौन सी अथॉरिटीज है? पहला है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। हमें किसके साथ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ। क्यों? क्योंकि हमें क्या ऑब्टेन करना है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर को ऑब्टेन करना है। जब तक हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहेगा ना, तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। तब तक हमें इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते जब तक हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने आप को। किसके साथ? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ। हमें क्या ऑब्टेन होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट नंबर। आई बात समझ में? फिर सेकंड किसके साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ। क्या ऑब्टेन करने के लिए? परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करने के लिए। क्या ऑब्टेन करने के लिए? पैन नंबर ऑब्टेन करने के लिए। फिर थर्ड है अदर अथॉरिटीज के साथ लाइक ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स
एंड जीएसटी अथॉरिटीज का हमें क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना है, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, तो प्राइमरी स्टेज में क्या है, प्रिलिमिनरी स्टेज में क्या है, सबसे पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन। अपने आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कुछ अथॉरिटीज के साथ। कितनी अथॉरिटीज है, सबसे पहला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर हम उनके साथ रजिस्टर करवाएंगे, हमें बदले में क्या मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट नंबर। फिर हमें किसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ, है ना। हमें बदले में क्या मिलेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। और भी कुछ अथॉरिटीज है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड जीएसटी अथॉरिटी। आई बात समझ में। फिर सेकेंड स्टेप कौन सी है प्रिलिमिनरी स्टेज की, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। हमें गुड्स का एक्सपोर्ट करना है, हमने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया अथॉरिटीज के साथ। फिर हम क्या करेंगे, एजेंट को अपॉइंट करेंगे, है ना। क्या हम खुद हम गुड्स को देने जाएंगे क्या दूसरी कंट्रीज में, नहीं। अगर हम गुड्स को देने जाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम कौन संभालेगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन संभालेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे एजेंट को अपॉइंट करेंगे। कहां पर, जो कंट्रीज में हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री में हम क्या करेंगे, हमारे एजेंट को अपॉइंट करेंगे। आई बात समझ में। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एक्सपोर्टर अपॉइंट्स एजेंट्स और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड टू बुक ऑर्डर्स, है ना। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे एजेंट्स को अपॉइंट करेंगे जहां पर हम हमारे गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कंट्रीज में हम क्या करेंगे, एजेंट्स को अपॉइंट करेंगे जो हमारे बिहाफ में क्या करेगा, सेल्स करेगा, ऑर्डर्स को बुक करेगा, है ना। द एक्सपोर्टर मे ऑल्सो ओपन सेल्स ऑफिसेस इन फॉरेन कंट्री। क्या हम डायरेक्टली हम सेल्स कर सकते हैं क्या फॉरेन कंट्रीज में, कर सकते हैं। कैसे, सेल्स ऑफिस ओपन करके, है ना। या तो तुम एजेंट्स अपॉइंट करो चल जाएगा, या तो तुम सेल्स ऑफिस भी ओपन कर रहे हो तो भी चल जाएगा। आया क्या समझ में। तो प्रिलिमिनरी स्टेज के कितने दो स्टेप्स है, पहला रजिस्ट्रेशन, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, तो ही आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज कौन सी, सेकंड स्टेप कौन सी है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स। जो कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, जो कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंट्रीज में हम क्या करेंगे, हमारे एजेंट्स को अपॉइंट कराएंगे। या तो हम कोई सेल्स ऑफिस को ओपन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। आई बात समझ में, पक्का। तो ये कौन सी स्टेज थी, प्रिलिमिनरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज है, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो ये पहली स्टेज है प्रोसीजर की, पक्का। फिर सेकंड है प्री शिपमेंट स्टेज। हमारी गुड्स का शिपमेंट नहीं हुआ, गुड्स का शिपमेंट होने से पहले ही उसे कौन सी स्टेज कहते हैं, प्री शिपमेंट स्टेज कहते हैं, है ना। तो प्री शिपमेंट स्टेज में सबसे पहली स्टेप कौन सी है, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स को रिसीव करना, है ना। ऑर्डर्स को सबसे पहले रिसीव करना। एज सुन एज द ऑर्डर इज रिसीव्ड द एक्सपोर्टर मस्ट वेरीफाई एंड कंफर्म द ऑर्डर। जैसे ही हमें ऑर्डर रिसीव हो जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो ऑर्डर को वेरीफाई करेंगे एंड कंफर्म करेंगे। मतलब क्या, क्रॉस चेक कर लेंगे क्या ये ऑर्डर सही में है कि नहीं है, बिकॉज आजकल बहुत लोग मजाक भी करते हैं, है ना। तो जैसे ही हमें ऑर्डर रिसीव होगा, हम क्या करेंगे, हमारे ऑर्डर को वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। जैसे ही ऑर्डर वेरीफाई हो गया, जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हमारी इंपोर्टर कंट्रीज की पॉलिसीज को चेक करेंगे, वहां के लॉस को चेक करेंगे, क्या वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या गुड्स को इंपोर्ट करवाने में। अगर हम यहां से गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगे, अगर हम यूएसए में गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहां से तो गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन वहां की कंट्रीज में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट से रिलेटेड, तो क्या यूएसए कंट्री गुड्स को इंपोर्ट करेगी क्या, नहीं करेगी। तो हमारे गुड्स वापस आ जाएंगे, जो हमने इतनी सारी प्रोसीजर की, इतनी मेहनत की है, पूरी पानी में गई, पूरा वेस्ट गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ऑर्डर्स को रिसीव करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टर की कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है,
है ना, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉस को चेक करना पड़ेगा, वहां की पॉलिसीज को चेक करना पड़ेगा कि वहां पर अगर गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। आई बात समझ में? तो प्री शिपमेंट स्टेज का सबसे पहला स्टेप कौन सा है? रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। आई बात समझ में? फिर सेकंड कौन सा है? लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, देखते हैं। द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है इंपोर्टर को? एक्सपोर्टर, जो गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इंपोर्टर को। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? टू इश्यू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। मतलब अगर मैं गुड्स का एक्सपोर्टर हूं, मैं इंपोर्टर को क्या बोलूंगा कि भाई तू लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे फेवर में मुझे इश्यू कर। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों हम मांग रहे हैं, हम क्यों उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे फेवर में इश्यू करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट? क्या जरूरत है लेटर ऑफ क्रेडिट की? अरे जब हम गुड्स बेच रहे हैं दूसरी कंट्री में, है ना, जब हम गुड्स बेच रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो हमें क्या भरोसा है क्या कि हमने गुड्स बेच दिए, अगर हमें बदले में पैसा नहीं मिला तो? वैसे ही उसे भी डर है ना कि अगर मैंने गलती से एडवांस में पेमेंट कर दिया लेकिन अगर मेरे को बदले में गुड्स नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, है ना। दोनों को डर है, एक्सपोर्टर को भी डर है, इंपोर्टर को भी डर है कि अगर मैंने गुड्स दे दिया लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिला, वो ये सोचेगा कि अगर मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया लेकिन मेरे को गुड्स नहीं मिलेंगे तो एक्सपोर्टर क्या करता है? इंपोर्टर को बोलता है देख भाई हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूं, मेरे को मेरे फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करके दे। जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को बोलेगा कि देख भाई हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, तू मेरे को मेरे फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करके दे दे। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है यार? लेटर ऑफ क्रेडिट को समझते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट कब बनाया जाता है? जब दोनों पार्टीज को भरोसा नहीं है ना। तब क्या करेगा इंपोर्टर, जो इंपोर्टर है वो क्या करेगा, अपनी बैंक के पास जाएगा, है ना, अपनी बैंक के पास जाएगा, अपनी बैंक को जाकर बोलेगा कि सर मेरे को गुड्स इंपोर्ट करवाने के हैं तो मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दो एक्सपोर्टर के फेवर में। क्या बोलेगा इंपोर्टर? अपनी बैंक के पास जाएगा इंपोर्टर, अपनी बैंक को बोलेगा सर मैंने गुड्स इंपोर्ट करवाया है, मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करो, लेकिन किसके फेवर में? एक्सपोर्टर के फेवर में। आई बात समझ में? अगर हमारा इंपोर्टर यूएसए से है ना, समझते अच्छे से, अगर हमारा एक्सपोर्टर यूएसए से है तो क्या करेगा एक्सपोर्टर? अगर हमारा एक्सपोर्टर यूएसए में है, जाएगा वो अपनी बैंक के पास, है ना, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ अमेरिका के पास, अपनी बैंक के पास जाएगा, बोलेगा सर मेरे को एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करो। किसके फेवर में? एक्सपोर्टर के फेवर में, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उससे क्या किया है, गुड्स को इंपोर्ट करवाया है, इसलिए। तो बैंक क्या करेगा, ये इंपोर्टर के अकाउंट को चेक करेगा। बैंक क्या करेगी, इंपोर्टर के अकाउंट को चेक करेगी कि भाई साहब तुमने कितने के गुड्स इंपोर्ट करवाया है। एक्सपोर्टर बोलेगा सर मैंने 1 करोड़ के गुड्स इंपोर्ट करवाया है। फिर क्या करेगी बैंक, उसके अकाउंट को चेक करेगी, देखेगी क्या उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है क्या। बैंक ने चेक कर लिया अमाउंट, हाँ 1 करोड़ रुपए है, कंफर्म कर लिया। बैंक क्या करेगी, ये 1 करोड़ के अमाउंट को फ्रीज कर लेगी अपने साथ। अरे मतलब क्या, इंपोर्टर ने कितने के गुड्स को इंपोर्ट करवाए थे? 1 करोड़ के, है ना। क्या एक्सपोर्टर को इंपोर्टर के ऊपर भरोसा था क्या? नहीं था। क्या इंपोर्टर को एक्सपोर्टर के ऊपर भरोसा था क्या? नहीं था। तो हमने क्या बोला, एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को बोला कि तू जा अपनी बैंक के पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट ले, मेरे फेवर में मुझे इश्यू कर दे। तो क्या करेगा इंपोर्टर, अपनी बैंक के पास जाएगा, बोलेगा अपनी बैंक को कि मेरे को एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करो, लेकिन किसके फेवर में? एक्सपोर्टर के फेवर में। बैंक क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करने से पहले उसके बैंक अकाउंट को चेक करेगा, क्या उसके पास उतना अमाउंट है क्या जितने के उसने गुड्स मंगवाए हैं, है ना। उसने कितने के गुड्स मंगवाए? 1 करोड़ के मंगवाए, हाँ उसके अकाउंट में 1 करोड़ बैलेंस है। तो बैंक क्या करेगा, उसके अमाउंट को फ्रीज कर देगा। मतलब क्या वो 1 करोड़ के अमाउंट को इंपोर्टर
कोई भी काम के लिए यूज कर सकते हैं क्या? अरे अब नहीं यूज कर सकता। कब तक? जब तक ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच का ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होता, तब तक ये अमाउंट क्या रहेगा? बैंक के साथ फ्रीज रहेगा। ये 1 करोड़ को इंपोर्टर हिला नहीं सकता अपने अकाउंट से, है ना। ये अमाउंट क्या हो गया? अब बैंक के साथ फ्रीज हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? फिर बैंक क्या करेगी? इंपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगी। वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसके फेवर में? एक्सपोर्टर के फेवर में। ठीक है, बैंक क्या करेगी? इंपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगी, लेकिन ये लेटर ऑफ क्रेडिट किसके फेवर में? एक्सपोर्टर के फेवर में। फिर इंपोर्टर क्या करेगा? ये लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करेगा। किसे? एक्सपोर्टर को। हम इंडिया में बैठे हैं, तो ये क्या करेगा? यूएसए का बंदा क्या करेगा? हमें लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करेगा? इश्यू करेगा, जो लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे फेवर में बना है ना। ये लेटर ऑफ क्रेडिट अब किसे मिल गया? हमें मिल गया। किसे? एक्सपोर्टर को। अब हमें भरोसा तो आ गया ना कि हमें हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे फेवर में मिल गया। मतलब क्या? जो इंपोर्टर की बैंक है उसने क्या किया होगा? इंपोर्टर के अकाउंट में से उतने अमाउंट को फ्रीज कर लिया होगा। अब हमें भरोसा आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे इंपोर्टर को क्या करेंगे? हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। फिर जब एक बार गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे, वहां से कंफर्मेशन आ जाएगा कि सर मुझे आपके गुड्स अवेलेबल हो गए। फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा? ये एक्सपोर्टर क्या करेगा? जाएगा अपनी बैंक के पास, अपनी डोमेस्टिक बैंक के पास। समझो इसका अकाउंट एसबीआई में। ये जाएगा अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। अरे सर मैंने अपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, ये लो मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट। देगा। किसे देगा ये लेटर ऑफ क्रेडिट? अपनी बैंक को देगा। अपनी बैंक को क्या देगा? ये लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। फिर एसबीआई बैंक क्या करेगी? बैंक ऑफ अमेरिका से पैसे मंगवाएगी एंड इसके अकाउंट को क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। सिंपल। आया क्या समझ में? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये प्रोसीजर कैसे रहती है? पक्का? तो लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वेस्ट कौन करता है? एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करता है। इंपोर्टर को क्या बोलेगा कि सर आप मेरे को एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करो हमारे फेवर में। इंपोर्टर क्या करेगा? जाएगा अपनी बैंक के पास, बोलेगा अपनी बैंक को कि सर मेरे को एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर दो एक्सपोर्टर के फेवर में। उसकी बैंक क्या करेगी? इंपोर्टर की बैंक क्या करेगी? चेक करेगी सबसे पहले उसका अकाउंट, कि उसके अकाउंट में क्या उतना अमाउंट है क्या जितने के वो गुड्स इंपोर्ट करवा रहा है, उतना अमाउंट है। बैंक क्या करेगी? उतने अमाउंट को फ्रीज कर लेगी, अपने साथ रखेगी, है ना। ये अमाउंट को क्या कर लिया उसने? फ्रीज कर लिया। फिर क्या करेगी बैंक? इंपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगी। कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट? जो एक्सपोर्टर के फेवर में है। फिर इंपोर्टर क्या करेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को इश्यू करेगा। फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा? अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा। फिर जब इंपोर्टर की तरफ से कंफर्मेशन आएगा, तब एक्सपोर्टर क्या करेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर अपने बैंक के पास जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, बोलेगा सर ये लो लेटर ऑफ क्रेडिट, दो मेरे को मेरा पैसा। फिर स्टेट बैंक क्या करेगा? ये बैंक ऑफ अमेरिका से पैसा मंगवाएगा और डायरेक्टली एक्सपोर्टर के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। आता क्या समझ में? तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रोसीजर चलती है। ठीक है, पढ़ते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। The exporter requests importer to issue a letter of credit in his favor. The receipt of letter of credit from importer's bank will clear the foreign exchange and other restrictions. आई बात समझ में? पक्का कि नहीं? फिर प्री शिपमेंट स्टेज का थर्ड स्टेप कौन सा है? प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब क्या बोलेगा एक्सपोर्टर कि मैंने ऑर्डर्स को रिसीव कर लिया, वेरीफाई कर लिया, कंफर्म कर लिया। फिर मैंने इंपोर्टर की कंट्रीज के रिस्ट्रिक्शंस को भी देख लिया, रूल्स एंड पॉलिसीज को भी देख लिया, मैंने उनके वहां के रेगुलेशंस को देखा, इंटरनेशनल लॉ को देख लिया, है ना। फिर मैंने इंपोर्टर को भी बोल दिया कि सर मैंने
क्या कर दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट भी मैंने इशू करवा लिया, सब कुछ कर लिया, है ना, सब कुछ कर लिया प्री शिपमेंट स्टेज में। अभी तक हमने गुड्स को शिपमेंट के लिए दिया है क्या? नहीं दिया। शिपमेंट करने की पहले की स्टेज है ये, ठीक है, शिपमेंट, गुड्स शिपमेंट होने की पहले की स्टेज है ये। अभी तक गुड्स का शिपमेंट नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, हमने लेटर ऑफ क्रेडिट में मंगवा लिया, सब कुछ कर लिया। फिर क्या बोलेगा एक्सपोर्टर? अपने बैंक के पास जाएगा, बोलेगा बैंक को कि सर मेरे को गुड्स एक्सपोर्ट करने के है ना, मेरे को गुड्स यूएसए में एक्सपोर्ट करने के, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा पैसे की रिक्वायरमेंट है, मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट है कि मुझे गुड्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा फाइनेंस अवेलेबल करवा दोगे, मुझे मदद हो जाएगी हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में। हम इंपोर्टर के गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे, उनके जो भी नीड्स है, जो भी उन्हें गुड्स चाहिए हम वैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन हमें थोड़े से पैसों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी तक हमें हमारा पैसा नहीं मिला है, हमें सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ है। जब हम उन्हें गुड्स का एक्सपोर्ट कर देंगे तब हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन सर आप क्या हमें थोड़ा सा फाइनेंस अवेलेबल करवा सकते हो क्या? बैंक क्या प्रोवाइड करवाएगी? प्री शिपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगी। किसके लिए? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। द एक्सपोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आता क्या समझ में? पक्का? फिर कौन सा है स्टेप? फिर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अरे अबे अब तो हमें फाइनेंस भी हो गया हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे? हमारे गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, है ना, क्या करेंगे? गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर द बायर्स नीड्स। हमें गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा? जो बायर्स की नीड्स है वैसी गुड्स को हमें बनाना पड़ेगा। इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर देन ही विल गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम द लोकल सप्लायर। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रहे लेकिन तो भी हमें एक्सपोर्ट ट्रेड करने की इच्छा हो रही है, हम क्या करेंगे? सप्लायर से, कोई मैन्युफैक्चरर से लार्ज बल्क में हम क्या करेंगे? गुड्स को परचेज करेंगे एंड हम गुड्स को क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। चलता है, ठीक है। या तो आप खुद मैन्युफैक्चरर हो या तो आप सप्लायर से गुड्स को खरीद रहे हो, चलता है, ठीक है। फिर कौन सी स्टेप है? पैकेजिंग। अरे जब एक बार हमें फाइनेंस हो गया, गुड्स हमने बना लिए, फिर कौन सी स्टेप आती है? पैकेजिंग। जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, अरे उसको पैक भी तो करना पड़ेगा ना, हमें भेजना है दूसरी कंट्रीज में, तो हमें पैकेजिंग भी करना पड़ेगा। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सी तरह से? द गुड्स मस्ट बी प्रॉपरली पैक्ड बिकॉज पैकिंग प्लेज एन 3 इंपॉर्टेंट रोल्स। कौन से रोल्स प्ले करता है? प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रमोशंस। प्रोटेक्शन क्या होता है? जब हम गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे हैं, अरे जो गुड्स इन ट्रांजिट रहेगी, अगर कुछ हो गया तो इन ट्रांजिट में, मतलब अगर हम गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे हैं, बीच में ही गुड्स को कुछ हो गया, है ना, अगर गलती से हमारी शिप पलट गई या तो कुछ हो गया या तो खराब हो गई गुड्स, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी आएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे से अच्छी पैकिंग करनी पड़ेगी, है ना, जो क्या रहे? गुड्स का प्रोटेक्शन रहे इन ट्रांजिट में। फिर सेकंड क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। हम जो गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए। फिर थर्ड क्या है? प्रमोशन ऑफ गुड्स। अरे ऐसी पैकेजिंग करो, ऐसी पैकिंग करो कि सामने वाला जो खरीद रहा है ना, इंपोर्टर, आंख ही खुली रह जाए, है ना। हमारे गुड्स को हमें क्या करना है? प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है। ऐसी पैकेजिंग करो जो एकदम अट्रैक्टिव हो। जब अट्रैक्टिव पैकिंग करते हैं ना, हमारे सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 3 तरीके से। कौन सा? प्रमोशन ऑफ गुड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट स्टेप है ईसीजीसी कवर। अरे ये कौन सा ईसीजीसी कवर? एक्सपोर्ट कवर एंड गारंटीड कॉर्पोरेशन। अरे ये कौन सा कॉर्पोरेशन है? कौन सा है? देखते हैं। द एक्सपोर्टर में ऑब्टेन कवर फ्रॉम ईसीजीसी। सच कवर्स प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क। मतलब क्या? हमने गुड्स को एक्सपोर्ट कर लिया लेकिन हमें बिल का पेमेंट ही नहीं मिला इंपोर्टर से। हमने गुड्स को तो एक्सपोर्ट कर लिया लेकिन हमें पेमेंट ही नहीं मिला, पेमेंट ही नहीं मिला। मना कर दिया इंपोर्टर ने, जो कर सकते हो करो, बोले मैं पेमेंट ही नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? हम जाएंगे ईसीजीसी के पास। कौन सी?
इंपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन के पास हम जाएंगे, वो क्या करके देगी, हमारे लॉस को कवर करके देगी। कितना लॉस कवर करके देगी? इफ द इंपोर्टर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल, द एक्सपोर्टर में कवर्ड फ्रॉम एसीजीसी टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ द लॉस। हम हमारे लॉस को कितना कवर करवा सकते हैं? 90% ऑफ द लॉस को हम करवा सकते हैं। कहां से? ईसीजीसी के पास से। ये कौन सी कॉर्पोरेशन है? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। जहां पर अगर इंपोर्टर फेल हो जाता है, पेमेंट करने से मना कर देता है, तब हमारे लॉस को 90% लॉस को हम कवर करवा सकते हैं ईसीजीसी से। आई बात समझ में? फिर 7th है जीएसटी फॉर्मेलिटीज। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें जीएसटी लगता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमें ये फॉर्मेलिटीज को भी पूरी करना पड़ता है। हमें जीएसटी के सारे रेगुलेशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ता है। द एक्सपोर्टर नीड्स टू कंप्लीट जीएसटी फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड, है ना। जीएसटी किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें जीएसटी फॉर्मेलिटीज को भी क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर है मराइन इंश्योरेंस। ये कौन सा इंश्योरेंस है? अगर हम हमारे गुड्स को बाय सीवेज भेज रहे हैं, एक बड़े से जहाज के थ्रू भेज रहे हैं हमारे गुड्स को, अरे अगर गलती से जहाज डूब गया, गलती से टाइटैनिक बन गया, तो हम क्या करेंगे? अरे हमारे तो गुड्स तो चले जाएंगे ना। हम जो 1 करोड़ के गुड्स बेच रहे हैं, इतनी मेहनत से हमने इतनी प्रोसीजर की है, इतना सब कुछ किए हमारी 1 करोड़ की गुड्स को बेचने के लिए, अगर गलती से हमारा जहाज डूब गया, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो नुकसान हो गया ना, गुड्स तो पहुंचे नहीं यूएसए तक, बीच में ही डूब गए। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, मराइन इंश्योरेंस। ठीक है। द एक्सपोर्टर हैज टू ऑब्टेन मराइन इंश्योरेंस अंडर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। हमें ये इंश्योरेंस किसके अंडर करवाना पड़ेगा? सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करवाना पड़ेगा। सीआईएफ क्या है? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, है ना। ही हैज टू पे नेसेसरी इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ऑब्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी। हमें नेसेसरी जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम लगता है वो रेगुलरली पे करना पड़ेगा, उससे हमें क्या मिलेगी? इंश्योरेंस पॉलिसी हमें मिल जाएगी। अगर गलती से जो गुड्स इन ट्रांजिट है, वहां पहुंचते पहुंचते अगर गुड्स को कुछ भी हो गया, तो हमें क्लेम मिल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ठीक है। फिर लास्ट कौन सा है? C&F एजेंट्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स इन एक्सपोर्ट ट्रेड। C&F एजेंट्स आर नोन एज कस्टम हाउस एजेंट्स। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग को क्या कहा जाता है? कस्टम हाउस एजेंट्स। These agents are responsible for forwarding the goods। जब एक्सपोर्टर ने सारी प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर लिया, जो भी प्री शिपमेंट की स्टेज थी वो सारी कंप्लीट कर लिया, वो सारे स्टेप्स को कवर कर लिया, फिर किसकी बारी आती है? C&F की बारी आती है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स की बारी आती है। ये लोग क्या करते हैं? गुड्स को फॉरवर्ड करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये कौन सी स्टेज थी? प्री शिपमेंट स्टेज। गुड्स का शिपमेंट होने से पहले जो स्टेज रहती है उसे कहते हैं प्री शिपमेंट स्टेज। वहां पर 9 स्टेप्स है ना। एक्सपोर्टर को ये पूरी 9 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आई बात समझ में? फिर 3rd स्टेज है शिपमेंट स्टेज। अब हमने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली प्री शिपमेंट स्टेज की, अब आती है शिपमेंट स्टेज, है ना। शिपमेंट स्टेज में सबसे पहले क्या रहता है? प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करवाना पड़ता है। मतलब क्या? एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द शिपमेंट बिल। एक्सपोर्टर को क्या बनाना पड़ेगा? एक शिपमेंट बिल बनानी पड़ेगी एंड गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस्ड एट कस्टम हाउस। इंपोर्टर ने प्री शिपमेंट स्टेज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, फिर जब शिपमेंट की बारी आती है, जब गुड्स को शिप करवाना है, जब उसकी बारी आती है, तब एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाना पड़ता है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है, उसको प्रोसेसिंग में डालना पड़ता है। सबसे पहले उसे क्या बनाना पड़ता है? शिपमेंट बिल बनाना पड़ता है।
है ना, बिल बनाना पड़ता है शिपमेंट का। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करवाना पड़ता है, प्रोसेस करवाना पड़ता है। कहां पर, कस्टम हाउस में। कस्टम हाउस क्या करता है, वो गुड्स को क्लियर करता है एंड फॉरवर्डिंग के लिए आगे भेज देता है ना, मतलब शिपमेंट करवाता है। कौन कौन करवाता है, कस्टम हाउस एजेंट्स करवाते हैं, है ना, गुड्स को क्या करवाता है, फॉरवर्ड करवाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेसिंग में डालना पड़ेगा, हमें प्री शिपमेंट बिल शिपमेंट बिल बनाना पड़ेगा, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें कहा देना पड़ेगा, कस्टम हाउस में देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, गुड्स का एग्जामिनेशन होगा। अरे गुड्स की क्रॉस चेकिंग होगी, ऐसी तो नहीं जान देंगे दूसरी कंट्रीज में गुड्स को। सबसे पहले गुड्स को चेक किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, है ना। कैसे एग्जामिन करते हैं, जो शिपमेंट बिल है ना, शिपमेंट बिल में लिखा रहेगा कि कितने के गुड्स है, कौन से गुड्स है, कितनी क्वांटिटी है, सब कुछ देखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग गुड्स को क्रॉस चेक किया जाएगा, क्या वही गुड्स है, क्या उतनी क्वांटिटी है जो बिल में लिखी गई है। पहले क्रॉस चेक किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, फिर उसे फॉरवर्डिंग के लिए भेजा जाएगा। The C&F agents obtained carting orders from the PTA, Port Trust Authority, to cart the goods inside the docks. आए समझ में, ये काम कौन करता है, C&F एजेंट्स करते हैं। इन्हें ऑर्डर कहां से मिलता है, फ्रॉम PTA, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी से इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, C&F एजेंट्स क्या करते हैं, गुड्स को एग्जामिन करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, गुड्स की लोडिंग करते हैं। जब एक बार गुड्स एग्जामिन हो गए कि हाँ इतनी क्वांटिटी है, इतने गुड्स है, ये क्वालिटी के गुड्स है, जब एक बार एग्जामिनेशन हो गया, एक बार क्रॉस चेक हो गया, फिर गुड्स की क्या होती है, लोडिंग होती है। फिर उसे जहाज में चढ़ाया जाता है, एक नंबर, ठीक है। फिर आफ्टर एग्जामिनिंग द गुड्स, सी कस्टम्स एग्जामिनर इश्यूज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। अरे फिर C&F जो कस्टम्स है, जो कस्टम्स एग्जामिनर्स है, वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सपोर्टर को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोवाइड करवाता है। क्या इशू करते हैं, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। दिस C&F एजेंट्स देन ऑब्टेन्स लेट शिप ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर्स। फिर ये जो C&F एजेंट्स है, ये लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, क्या रिसीव करते हैं, लेट शिप ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, किससे, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर से। द गुड्स आर देन लोडेड ऑन द शिप फॉर विच अ मेट रिसिप्ट इज ऑब्टेन्ड। द C&F एजेंट्स अप्रोचेस शिपमेंट्स कंपनीज एंड ऑब्टेनिंग अ बिल ऑफ लोडिंग। आई क्या बात समझ में, पक्का कि नहीं। तो शिपमेंट स्टेज में कितनी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है, 3 स्टेप्स है। कौन सी, सबसे पहला प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहले डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करो। जब आपकी प्री शिपमेंट स्टेज की सारी स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है, फिर हमें क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना है। पहले हमें शिपमेंट का बिल बनाना है, हमें कस्टम हाउस के साथ हमें प्रोसेस करवाना है। फिर हमें क्या करवाना पड़ता है, हमें गुड्स का एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। गुड्स का एग्जामिनेशन कौन करते हैं, C&F एजेंट्स करते हैं। किसके ऑर्डर, PTA के ऑर्डर पर। कौन है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के ऑर्डर्स पर। फिर क्या किया जाता है, जब वो गुड्स एग्जामिन हो जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, तब ये गुड्स को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। आई क्या बात समझ में। तो ये कौन सी स्टेज है, शिपमेंट स्टेज। मतलब क्या हमारे गुड्स यहां पर चढ़ गए क्या हमारी जहाज पर, अरे बिल्कुल चढ़ गए हमारी जहाज पर गुड्स। फिर ये जहाज निकलेगी हमारे इंडिया से USA तक पहुंचेगी। फिर आती है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। आती क्या बात समझ में। तो ये शिपमेंट स्टेज को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में। पहला है प्री शिपमेंट स्टेज, मतलब जहां पर गुड्स अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, उसके पहले की प्रोसीजर क्या है। फिर आती है शिपमेंट स्टेज, मतलब जब गुड्स को शिपमेंट करवाना है, जब गुड्स को लोड करवाना है, जब गुड्स को इंडिया से USA के लिए रवाना करते हैं, तब की भी प्रोसीजर है। फिर जब USA में गुड्स पहुंच गए, तब की भी कोई प्रोसीजर है। इसलिए हमने कहा था कि अगर हमें एक्सटर्नल ट्रेड करना है, अगर हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है ये प्रोसीजर को फॉलो करना। फिर लास्ट स्टेज है पोस्ट शिपमेंट स्टेज, है ना। शिपमेंट एडवाइस। पोस्ट शिपमेंट मतलब अरे गुड्स पहुंच गई USA में, टच कर गई USA को, है ना। फिर तब की प्रोसीजर क्या है,
पोस्ट शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट एडवाइस मतलब द एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट डिस्पैच ऑफ गुड्स। मतलब क्या, पोस्ट शिपमेंट स्टेज मतलब जब गुड्स शिपमेंट हो गए, इंडिया से रवाना हो चुकी है हमारी जहाज, है ना, फिर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्टर को एक क्या करते हैं, एडवाइस भेजते हैं इंपोर्टर को, किसके बारे में, कि तुम्हारे गुड्स अब डिस्पैच हो गए हैं, कि तुम्हारे गुड्स क्या हो गए, डिस्पैच हो गए, बस पहुंचने वाले हो गए तुम्हारे पास, ऑर्डर्स को रिसीव कर लेना, हम एडवाइस दे देते हैं। ही ऑल्सो सेंड्स कॉपी ऑफ पैकेजिंग लिस्ट, साथ में और क्या भेजता है वो, पैकेजिंग लिस्ट भेजता है, कमर्शियल इनवॉइस भेजता है, एंड नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ लोडिंग अलोंग विद द एडवाइस लेटर, है ना। तो आफ्टर शिपमेंट स्टेज क्या होता है, आफ्टर शिपमेंट स्टेज क्या होता है, पोस्ट शिपमेंट स्टेज क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे इंपोर्टर को एडवाइस देते हैं कि सर तुम्हारे गुड्स यहां से निकल चुके हैं, बस तुम्हारे यहां तक पहुंचने वाले होंगे, है ना, हम ये एडवाइस दे देते हैं। और साथ में हम क्या देते हैं, किसकी कॉपी देते हैं, पैकेजिंग लिस्ट की कॉपी देते हैं, और क्या देते हैं, कमर्शियल इनवॉइस देते हैं, और क्या देते हैं, नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ लोडिंग देते हैं, मतलब जो हमने गुड्स को लोड करवाया था उसकी एक नॉन नेगोशिएबल कॉपी देते हैं। अरे जब उसे वहां पर, जब इंपोर्टर को गुड्स को रिसीव करना पड़ेगा तो उसे कॉपी तो बतानी पड़ेगी ना लोडिंग की, कि अगर सर मेरे गुड्स ये जहाज में आए हैं, है ना, तो एक्सपोर्टर क्या प्रोवाइड करवाता है, उसे नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ लोडिंग प्रोवाइड करवाता है, अलोंग विद द एडवाइस लेटर प्रोवाइड करवाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसको प्रोवाइड करवाएगा, इंपोर्टर को प्रोवाइड करवाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स की मदद से इंपोर्टर क्या करेगा, जाएगा अपने गुड्स को कलेक्ट करने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को भी बताना पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे हम इंपोर्ट के लिए ये सारी प्रोसीजर कर रहे हैं ना, वैसे सॉरी हम जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, वैसे इंपोर्टर की भी क्या है, प्रोसीजर है। अगर हमें गुड्स को इंपोर्ट करवाना है उसकी भी प्रोसीजर है। आई बात समझ में, पक्का। फिर सेकंड है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब सब कुछ हो गया, हमने सब कुछ कर लिया, हमने गुड्स को डिस्पैच कर लिया, गुड्स पहुंचने भी वाले यूएसए में, फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेसिंग करेंगे। मतलब क्या, द एक्सपोर्टर सबमिट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक फॉर नेगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। फिर फाइनली एक्सपोर्टर क्या करेगा, जाएगा अपनी एसबीआई के पास, देगा सारे डॉक्यूमेंट्स, बोलेगा सर मैंने अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, डिस्पैच कर दिया है, बस पहुंचने वाली होगी, अब हमारा पेमेंट क्लियर कर दो। देगा लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंक को, सारे डॉक्यूमेंट्स देगा अपनी बैंक को। अपनी एसबीआई बैंक क्या करेगी, बोलेगी बैंक ऑफ अमेरिका को कि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई, सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, गुड्स भी डिस्पैच हो गया, सब कुछ हो गया है, आपने जो अमाउंट फ्रीज करके रखा था वो हमें दे दीजिए, हम हमारे एक्सपोर्टर के अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। द एक्सपोर्टर मेक्स एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। द इंसेंटिव्स इंक्लूड्स ड्यूटी ड्रॉबैक्स, रिफंड्स ऑफ जीएसटी इफ पेड एक्सेट्रा। अगर हम जीएसटी पे करते हैं तो हमें जीएसटी का रिफंड भी मिल जाता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो हमने पे की है वो हमें रिफंड हो जाती है। फिर है फॉलो अप। एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव फॉलो अप आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड बायर्स रिएक्शन टुवर्ड्स द गुड्स। फिर सबसे आखिरी में हमें क्या करना चाहिए, एक्सपोर्टर ने फॉलो अप करना चाहिए, मतलब हमने जो गुड्स एक्सपोर्ट किए है, जो हमने गुड्स भेजे है, हमें इंपोर्टर का रिएक्शन देखना है कि हमने जो गुड्स भेजे वो उन्हें पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं। आई क्या बात समझ में, पक्का। तो ये क्या हमारी एक्सपोर्ट की प्रोसीजर है, जो कितने स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में, है ना, कितने स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज कौन सा है, प्रिलिमिनरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज। अगर हमें गुड्स का एक्सपोर्ट करना है, अगर हमें गुड्स को भेजना है दूसरी कंट्रीज में, अगर हमें भेजना है तो हमें 4 स्टेप्स में, 4 स्टेजेस में हमें हमारे प्रोसीजर को करना पड़ेगा। सबसे पहली कौन सी है, प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज में कितने स्टेप्स है, 2 स्टेप्स। कौन सा, पहला रजिस्ट्रेशन, है ना,
कुछ अथॉरिटीज के साथ हमें क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना। तो कौन सी अथॉरिटीज के साथ हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ हम रजिस्टर करवाएंगे। हमें क्या लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट नंबर लेना है। फिर हम किसके साथ और रजिस्टर करवाएंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ। हमें क्या रिसीव करना है, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर एंड भी और कुछ अथॉरिटीज है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया हमें क्या करवाना है, हमें अपॉइंट करना है एजेंट्स को। कहां पर अपॉइंट करना है, जो कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वो कंट्रीज में हमें क्या करना है, एजेंट्स को अपॉइंट करना है, या तो हम सेल ऑफिस भी ओपन कर सकते हैं। फिर आती है प्री शिपमेंट स्टेज, मतलब गुड्स को शिपमेंट करने से पहले की जो स्टेज रहती है उससे कहते हैं प्री शिपमेंट स्टेज। इसमें 9 स्टेप्स है। पहला कौन सा, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को रिसीव करो, कंफर्म करो, वेरीफाई करो। फिर क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट, अरे जब हम ऑर्डर्स को रिसीव करेंगे, जब हम ऑर्डर्स को वेरीफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टर की कंट्रीज की पॉलिसीज को चेक करना पड़ेगा। क्या इंपोर्टर की कंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या गुड्स को इंपोर्ट करवाने से, आई बात समझ में। फिर क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट, हम क्या बोलेंगे इंपोर्टर को, देख भाई मेरे को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा उससे कि तू एक काम कर, मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दे मेरे फेवर में, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट के हमने प्रोसीजर भी देख ली है। फिर है प्री शिपमेंट फाइनेंस, जब सब कुछ हो जाता है फिर हम एक्सपोर्टर क्या करता है, हमारी बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारी बैंक को, देखो सर हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है, प्लीज हमें फाइनेंस करवा दीजिए। तो क्या होता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस, हमारी बैंक हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवा देती है कि जिससे हम हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। फिर है प्रोडक्शन, जब सब कुछ हो गया, हमें फाइनेंस अवेलेबल हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हमारे गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश्ड गुड्स में हम बनाएंगे एज पर द इंपोर्टर्स नीड, उसको जैसे गुड्स चाहिए हम वैसे क्या करेंगे, गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम पैकेजिंग करेंगे, जब एक बार गुड्स बनकर तैयार हो गए हम पैकेजिंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 3 तरीके से, कौन सा, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स। फिर है एसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटीड कॉर्पोरेशंस। अगर हमें लॉस हो जाता है, गलती से अगर इंपोर्टर हमें मना कर देता है कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे लॉस को हम कवर कर सकते हैं, 90% लॉस को कवर कर सकते हैं, कहां से, ईसीजीसी से, है ना। फिर है जीएसटी फॉर्मेलिटीज, हमें जीएसटी फॉर्मेलिटीज को भी कंप्लाई करना पड़ता है, जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। फिर मराइन इंश्योरेंस, हमें मराइन इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा अंडर दी CIF कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। फिर है C&F एजेंट्स, जो क्या करते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम करते हैं। फिर है शिपमेंट स्टेज, प्री शिपमेंट हो गया, बाय शिपमेंट पर सबसे पहले क्या करना, हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेसिंग में डालना है ना। फिर क्या करेंगे, C&F गुड्स को एग्जामिन करेंगे, किसके ऑर्डर पर, PTA कौन है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। फिर क्या है, वो गुड्स को वेरीफाई करने के बाद, क्रॉस एग्जामिन करने के बाद क्या करेंगे, गुड्स का लोडिंग करेंगे, मतलब जहाज पर चढ़ाएंगे। फिर आता है पोस्ट शिपमेंट स्टेज, जब एक बार जहाज निकल गया हमारे इंडिया से, यूएसए के लिए रवाना हो गया, फिर आती है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। मतलब क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, शिपमेंट एडवाइस देना है। किसे एडवाइस देना है, अपने इंपोर्टर को, उसे एडवाइस देना है कि देख भाई हमारे यहां से जहाज निकल गया है, बस तुम्हारे तरफ पहुंचने वाला होगा, है कि नहीं। तो एडवाइस देगा, एंड क्या प्रोवाइड करेगा, नॉन नेगोशिएबल कॉपी प्रोवाइड करेगा लोडिंग की, एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा, जिससे इंपोर्टर को हेल्प हो जाएगी अपने गुड्स को रिसीव करने में। फिर क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सब कुछ हो गया, सारी प्रोसीजर कंप्लीट हो गई, हम जाएंगे हमारी बैंक के पास, बोलेंगे ये लो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमें हमारा पैसा दिला दीजिए, ठीक है। फिर है रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव्स, अगर आप जीएसटी पेड करते हो तो आपको जीएसटी का रिफंड भी मिल जाएगा। फिर है फॉलोअप का क्या मतलब है, हमने जो गुड्स प्रोवाइड किए इंपोर्टर को, उसका रिएक्शन कैसा है वो गुड्स को देखने के बाद। ये क्या है, हमारी एक्सपोर्ट की प्रोसीजर है। आया क्या समझ में,
पक्का। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करना इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है। अगर हमें प्रोसीजर को फॉलो करना, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर्स है। आई बात समझ में? समझ में आया क्या? इंपोर्ट प्रोसीजर, सॉरी एक्सपोर्ट प्रोसीजर। पक्का। तो आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर, है ना। हमने एक्सपोर्ट की प्रोसीजर को कंप्लीट कर दिया है। हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कौन सी? इंपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, अगर हमें इंपोर्ट ट्रेड करना है तो हमें कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आज लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना। हम पहली बार एक प्रोसीजर को पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं हम कोई प्रोसीजर को। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर के साथ। थैंक यू सो मच।